ये जो एक दोस्ती है भारत और रूस के बीच में, इंडिया और यूएसएसआर के बीच में, ये कैसे इवॉल्व होता है। 1971 में हमें ये तो पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध क्यों हुआ था? बेसिकली क्या था कि जैसे ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ठीक है, इसको वेस्ट पाकिस्तान बोल देंगे। और ये आज का बांग्लादेश है, उस समय से ईस्ट बंगाल कहते थे या ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, इस तरह से था ये वेस्ट बंगाल है। तो हुआ क्या था कि यहाँ पे पाकिस्तान ने भयंकर मारकाट मचा दी थी। कारण क्या था कि यहाँ पे जो आज भी शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, उस समय उनके पिता चुनाव जीत गए थे यहाँ पे। और पाकिस्तान को ये डर था कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो फिर वो पाकिस्तान से अलग कर देंगे इस हिस्से को, ईस्ट बंगाल को। यहाँ पे हुआ भी ऐसे ही, शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए। और चुनाव जीतने के बाद जो बांग्ला भाषी जो लोग थे, उन्होंने अपनी स्वायत्तता की बात करी, ठीक वैसे ही जैसे आके हम बलूचिस्तान में देखते हैं कुछ उसी तरीके का। तो यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी शासक ने अपनी सेना को भेज दिया और यहाँ पे मारकाट मचा दी। अब जब मारकाट मचेगी तो जो आम आदमी है वो क्या करेगा? क्या वो उस हिंसा में उसका हिस्सा बनेगा या फिर वो वहां से पलायन कर जाएगा, अपनी जान बचाएगा? तो स्वाभाविक सी बात है कि आम आदमी तो अपनी जान बचा के भागेगा, तो बे ऑफ बंगाल में तो कूदेगा, जब ठुका जाएगा तो यहाँ पे इधर आएगा इंडिया। ठीक है, तो ऐसे लगभग 1 करोड़ के आसपास इमिग्रेंट्स या फिर आप कहिए कि रिफ्यूजीज ईस्ट बंगाल से इंडिया में आ गए। और जब ऐसा होगा तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की स्टेबिलिटी, इकोनॉमी पे कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर उस समय की थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वो कंस्ट्रेंट थी, उनकी मजबूरी थी कि यहाँ पे उन्हें कदम उठाना ही पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड कर लिया था कि वो यहाँ पे ईस्ट बंगाल में बांग्ला भाषी लोगों की मदद करेंगी। और उन्होंने ऐसा किया भी। अब जब उन्होंने ऐसा किया तो आप समझिए कि पाकिस्तान ये हो गया और इसके साथ चाइना भी मिला हुआ था, तो संरक्षण दे रहा था। और चाइना के साथ यहाँ पे यूएस भी आ गया था। बेसिकली 1971 में पाकिस्तान की मदद से यूएस चाइना के करीब आ गया था। जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को चाइना भी भेजा था। और बेसिकली जो यूएस का जो राष्ट्रपति था उस समय का, उसने तो उस निक्सन का तो ये था कि वो इंडिया से तो नफरत करता ही था, वो इंदिरा गांधी जी से भी बहुत नफरत करता था। उसने बहुत गलत तरीके के शब्दों का प्रयोग किया था हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए। तो एक एंटी इंडिया यूएस पाक चाइना एक्सेस या नेक्सस बन गया था। ये लोग तीनों इकट्ठे हो गए थे इंडिया के अगेंस्ट। और यहाँ पे ये चीज थी कि यूएस जो है वो चाइना को उसे करीब तो आ ही गया था। और अलग से इनकी मीटिंग हुई और यूएस ने ये मैसेज दिया चाइना को कि आप चाहो तो इंडिया के ऊपर अटैक कर सकते हो और हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। मतलब वो ये बता रहा था कि 1962 में जैसे हम नवी शिप भेज दी थी, इस बार हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप कर सकते हो। 9 साल पहले जो किया था अब हम वो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो ये चीज थी, यानी कि वो उकसा रहा है इसे। लेकिन चीन कह रहा है कि भाई तुम्हारा क्या भरोसा, पता नहीं चलता तुम्हारा, पहले भी शिप भेज दी थी। तो चीन खुद भी सोच रहा है। और ऊपर से इनको सबको पता भी है कि ये इतना आसान नहीं है, यूएस, पाकिस्तान और चाइना। अब एक बात हमारे समझने की कि अभी तक मैंने आपको बताया कि चाइना जो है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, इस समय के था। और ये यूएसएसआर का जूनियर पार्टनर था। लेकिन फिर ये एक साथ कैसे आ गया, कैसे यूएसएसआर को छोड़ दिया? देखिए, गौरतलब है कि 1969 में देयर वाज अ ब्रीफ वॉर बिटवीन यूएसएसआर एंड चाइना। तो इनके रिश्ते खराब हो गए थे बिल्कुल। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लेके ही बहुत सी बातें थी, तो इनके डिफरेंसेस थे। तो दैट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन। लेकिन हाँ, इतना आपको बता दीजिए कि इस 1969 में इनकी लड़ाई ही हो गई है। ऐसा होता है ना, कभी भी हमारे किसी से रिश्ते खराब होते हैं तो सबसे सही नीति ये होती है कि हम बोलचाल जो है उसको बस सीमित कर दें और थोड़ी सी दूरी बना लें। लेकिन कभी भी हमारे बोल नहीं बिगड़ने चाहिए, कभी भी लड़ाई खुल के सामने नहीं आनी चाहिए। और ऐसा यहाँ पे हो गया था। तो इसलिए इनके बीच में एक दूरी बन गई। यूएस ने उसका फायदा उठाया, यूएस ने कहा कि चाइना को अपने बारे में कर लेते हैं। और पाकिस्तान की मदद से यूएस चाइना करीब आ गए और ये अपना इनका एक नेक्सस बन गया था इंडिया के अगेंस्ट। अब इंडिया यहाँ पे तैयार था ईस्ट पाकिस्तान में बांग्ला भाषियों की मदद करने के लिए। और इंदिरा गांधी जी उनकी मदद करने के लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी थी। अब ऐसे में यूएस ने यहाँ पे अपनी शिप को फिर से भेज दिया। पहले उसका 1962 के दौरान अपनी शिप को डिस्पैच किया था इंडिया की मदद के लिए, लेकिन इस बार इंडिया को धमकाने के उद्देश्य से यहाँ पे शिप उसने भेज दी अपनी। यूएस के साथ साथ यूके और जो दूसरी वेस्टर्न पावर्स हैं, जो कि हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक के मेंबर्स हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो उन सब ने यहाँ पे इंडिया को घेरने की तैयारी शुरू कर दी थी। और चाइना को तो यूएस को सही रख के हमला कर दो इंडिया के ऊपर। तो ये चीज थी। अब इंडिया फंस गया था यहाँ पे, बहुत बड़ा संकट इंडिया के सामने आन पड़ा था। अब इंडिया ने ऐसे में मदद मांगी अपने फ्रेंड यूएसएसआर से। और यूएसएसआर ने इंडिया की मदद करी भी। यूएसएसआर ने इंडिया के साथ इस समय पे साइन करी ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस, कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप 1971 में, जो कि इफेक्टिव थी फॉर 20 इयर्स। इस ट्रीटी में एक आर्टिकल था 9। इस आर्टिकल 9 में एक बात लिखी हुई थी जो कि बहुत गंभीर थी। उस आर्टिकल में लिखा था कि एन अटैक ऑन वन वुड बी डीम्ड टू बी एन अटैक ऑन बोथ। यानी कि अगर किसी ने भी भारत को हाथ लगाया तो वो भारत को छेड़ना कम, वो यूएसएसआर
से पंगा लेना ज्यादा माना जाएगा। मतलब अगर भारत को उंगली भी दिखाई तो उंगली के साथ साथ हमारा हाथ भी तोड़ दिया जाएगा। अब यूएसएसआर ने जब ये ट्रीटी साइन कर ली और इंडिया के साथ आके खड़ा हो गया, तो ये इशारा काफी था इन यूएस, चाइना और जो वेस्ट था इन सबके लिए, और यहाँ से तितर बितर हो गए। और जो ट्रीटी साइन करी इसके थ्रू यूएसएसआर ने इंडिया को वेपन्स भी प्रोवाइड करे, डिफेंस हार्डवेयर और प्रोवाइड करा। और उस डिफेंस हार्डवेयर को जो कि यूएसएसआर से इंडिया को मिला, और इंडिया ने वो सारे वेपन्स इनको भी प्रोवाइड कर, और उसके थ्रू हमने देखा कि फाइनली 1971 में एक नए देश का उदय हुआ, जिसको आज की तारीख में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो जो इंदिरा गांधी जी ने उस समय निर्णय लिए, उनके निर्णय के कारण ऐसा हुआ कि अपना एक प्रमुख जो प्रबल शत्रु है, जो कि दो सबसे बड़े सिरदर्दी इंडिया की रही है, चाइना एनिमी नंबर 1 और पाकिस्तान। अब इनमें से कौन एनिमी नंबर 1 है, ये आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो बांग्लादेश एक नया देश बन गया, और यहाँ पे इसमें डिफेंस हार्डवेयर हमें यूएसएसआर से प्रोवाइड किया गया। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो डिफेंस कोऑपरेशन है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। मतलब दिस corroborates the fact that India's defense hardware, defense base, defense equipments, they are a gift to India from the erstwhile USSR। और इसके बाद ये भी था कि जो विपक्ष भी है वो भी इंदिरा गांधी जी की तारीफ करने से अपना को रोक नहीं पाया था। हमें याद है कि इंदिरा गांधी जी को इसके बाद आयरन लेडी की उपाधि दी गई थी, आयरन लेडी के नाम से उनको जाने जाने लगा था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दुर्गा कहा था। अब इसके ऊपर काफी विवाद भी है। कुछ लोग कहते हैं कि वाजपेयी जी ने बाद में मना कर दिया था कि मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन हम सब जानते हैं कि वाजपेयी जी किस प्रकार के व्यक्ति थे। और कोई कहे ना कहे, जो हुआ वो तो हमारे सामने है। बाकी वाजपेयी जी के बारे में हम सबको पता है कि वो बहुत ही कोमल हृदय के और कवि हृदय के व्यक्ति थे, और बहुत एक अलग किस्म के नेता थे। शायद हमारे देश के सबसे अच्छे जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनमें से एक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अब 1971 का जब ये वॉर पूरा हो गया, तो इसके बाद जब चुनाव हुए, तो इंदिरा गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो चरम पे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे हमने 2019 के चुनाव से पहले देखा सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद कौन जीता था ये हमें पता है। तो ठीक वैसे ही जब 1971 में इतनी बड़ी जीत भारत को मिली जो आज तक कभी हुआ नहीं था, वो हुआ कि भारत ने अपने एक विरोधी देश को दो भागों में खंडित कर दिया। तो इसके बाद इंदिरा गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो पीक पे थी, और इसके कारण जो 1971 के चुनाव हुए उसमें 352 सीट्स इंदिरा गांधी जी को मिली थी। अब जब उन्हें इतनी थम्पिंग मेजोरिटी मिली है, तो इंदिरा गांधी जी ने जो उनका एजेंडा था उसको और आगे बढ़ाया, और उनका एजेंडा क्या था, सोशलिज्म का। तो यूएसएसआर ने उनकी मदद करी और उन्होंने सोशलिस्ट एजेंडे को और आगे बढ़ाया। कैसे कि सोशलिज्म में किस चीज की बात होती है, एक एग्जैलिटेरियन ऑर्डर की बात होती है, इक्वालिटी की बात होती है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, राइट। अगर हम देखें तो इक्वालिटी स्टेटस की अगर हम करें बात, तो स्टेटस कैसे होता है, एक होता है कि एक एलिट क्लास होती है, और एक होता है कॉमन मैन, ठीक है। एक होता है राजा और एक होता है प्रजा। तो ये जो राजा और प्रजा का अंतर है ये, और एक अमीर गरीब के बीच की जो खाई है, रिच एंड पुअर, इस तरह के क्लास डिविजन होते हैं सोसाइटी में। तो इंदिरा गांधी जी ने इनके ऊपर बात किया था, और वो कैसे किया उसको अब हम देखेंगे। देखिए, अगर बात करें अमीर गरीब की, तो इसको कैसे उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने बैंक्स की नेशनलाइजेशन करी। यानी कि जो पैसा डिसाइडिंग फैक्टर होता है ना, पैसा कहाँ होता है, बैंक में। तो आप ऐसे याद रखिएगा, इन्होंने बैंक्स की नेशनलाइजेशन करी थी इसके बाद। और दूसरा एक होता है राजा और प्रजा, इनके बीच का अंतर होता है, ठीक है। एलिट और कॉमन, ये क्लासेस होती हैं। तो इनके बीच का जो अंतर है उसको उन्होंने बांटने का काम कैसे किया, उन्होंने प्रीवी पर्स को अबॉलिश कर दिया। अभी प्रीवी पर्स क्या होता है, जो 564 प्रिंसिपैलिटीज थी जो बाद में भारत से जुड़ी थी, उन प्रिंसिपैलिटीज को ये आश्वासन दिया गया था कि आपको एक पेंशन मिला करेगी आपके लग्जरियस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। तो इंदिरा गांधी जी डिड अवे विद दिस थिंग, उन्होंने प्रीवी पर्स को अबॉलिश कर दिया। लेकिन ऐसे कैसे अबॉलिश कर देंगे, अबॉलिश करने के लिए उन्हें कोई कानून लाना पड़ेगा ना। अब कानून कहाँ पे आएगा, पार्लियामेंट में। लेकिन पार्लियामेंट में तो वही राजा लोग बैठे हैं। आज भी हम देखते हैं कई राजा हैं, जैसे ग्वालियर के राजा हैं, महाराजा, वो भी बैठे हुए हैं, मंत्री भी है वो, ठीक है। तो ऐसे ही उस समय तो और भी ज्यादा बोलबाला था राजा लोगों का। तो वो राजा जी बैठे हुए थे पार्लियामेंट में बहुत सारे, तो वो तो पास होने नहीं देते इस कानून को जिसमें कि प्रीवी पर्स को अबॉलिश किया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के थ्रू प्रीवी पर्स को अबॉलिश करवा दिया। और गरीबी हटाओ का नारा तो हम सबको पता ही है, ये भी इंदिरा गांधी जी ने दिया था। और साथ ही ये तो हो गई बात 1971 के चुनाव के एकदम बाद की। और देखिए कि 1974 में क्या हुआ था। 1974 में भारत ने अपना पहला पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, जिसको हम पोखरण 1 के नाम से भी जानते हैं, जो पाकिस्तान बाउंड्री है। जैसलमेर जिले में पोखरण है एक जगह, वहां भी ये अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था। और ये पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था। इसमें भारत ने ये दिखा दिया कि हम भी एक डी फैक्टो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स तो 1968 में जो एनपीटी आई थी
उसके तहत सिर्फ 5 ही कंट्रीज थी। एनपीटी ने ये कहा था कि वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, और ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स 5 थे। कौन कौन से थे ये थे यूएस, यूके, रशिया, चाइना, जो कि 1964 में न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया था, और फ्रांस। दे ऑल गॉट अनअवेयर्स। यूएस तो सबसे ज्यादा भौचक्का रह गया इसमें, जो अपने आप को एक दादा समझता था वर्ल्ड का और उसको टक्कर दे रहा था यूएस के साथ। तो यूएस की क्या प्रतिक्रिया रही इस पे? यूएस ने कहा कि आप एनपीटी को साइन करो, इंडिया को ऐसे करते। इंडिया ने कहा हम क्यों करें भाई, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट तुम 5 रहो और हम नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट कह रहा है, और ये कह रहा है कि जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता, तो हम क्यों करें ऐसा? ही तो डिस्क्रिमिनेटरी है और हमारी खुद की नेशनल सिक्योरिटी की बात है और नेशनल एस्पिरेशंस की बात है। तो इन्होंने एनपीटी को साइन करने से मना कर दिया इंडिया ने। और यहाँ पे यूएसएसआर का रुख क्या रहा ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, इनकी बहुत गाढ़ी दोस्ती चल रही थी। तो यूएसएसआर ने भी कोई एनपीटी साइन करने का दबाव इंडिया के ऊपर नहीं डाला और इंडिया का साथ ही दिया। इसके बाद 1975 में जब सिक्किम को भारत ने अपने एक राज्य के रूप में अपने साथ इंटीग्रेट कर लिया, तो इसमें भी चाइना तो तिलमिला गया था, क्योंकि वो चाइना सिक्किम को अपना पार्ट मानता था। कांग्रेस सरकार ने इसमें पूरा इंडिया को सपोर्ट किया। 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई और 1975 से लेके 1977 तक जो एक इमरजेंसी भी चली थी, इसका भी यूएसएसआर ने कोई विरोध नहीं करा था। ना सिर्फ आगे चल के जैसे भारत की जो एक प्रियम्बल है उसमें इंडियन स्टेट के नेचर को ऐड किया गया था, उसमें हम आज कहते हैं कि सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो सोशलिस्ट वर्ड जो है हमारे प्रियम्बल में वो तो भारत ने रखा ही है। दूसरा उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड किया गया था। तो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू भारत के संविधान में एक नया चैप्टर 4th ए ऐड किया गया था और उस 4th ए में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया था, ए से लेके जे तक। जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो सरदार शरण सिंह कमेटी की सिफारिश पे रखी गई थी और उसमें यही था कि इनकी प्रेरणा हमें यूएसएसआर की कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है। तो ये सारी बातें हैं जिससे कि आप देख रहे हैं कि सोशलिज्म की तरफ कितना झुकाव इंडिया का बढ़ता जा रहा है और यूएस यहाँ पे बौखलाया हुआ है। बौखला के उसने इसी दौरान ये भी करा कि चाइना को यूएनएससी की परमानेंट सीट भी उपहार स्वरूप दे दी थी, एक धोखे में आके। उसको लगा कि भाई यूएसएसआर को चढ़ाना है, इंडिया को चढ़ाना है, तो चाइना को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बना देते हैं। तो इसी दौरान बना दिया था, लेकिन भारत ने भी बहुत कुछ हासिल कर लिया था इस दौरान। और इस तरह से हमने देखा कि जो ये दौर था इसमें यूएसएसआर और इंडिया की दोस्ती कितनी गाढ़ी होती रही। तो ये चीज है। और यहाँ पे ये भी था जैसे सोशलिज्म को इंडिया कुछ दे रहा है, उसी तरह से रशिया यूएसएसआर भी इंडिया का बहुत सपोर्ट कर रहा था, फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज्यादा दे रहा था। उनकी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और ज्यादा डीपन हो रही थी। रशिया ने इंडिया को ये बोल दिया था कि पैसे नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, चीप क्रेडिट मिलेगा और रीपेमेंट जो करनी है वो आप रुपीज में करिए, और रुपी रूबल एक्सचेंज रेट एक एस्टैब्लिश किया हुआ था इनके बीच में। तो ये सारी चीज चल रही थी। और फाइनली हमने ये भी देखा 1979 में जो यूएसएसआर और यूएस की जो राइवलरी चल रही थी, तो उसमें यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में आर्म्ड इंटरवेंशन करी थी। तो उस पे इंडिया का रुख क्या रहा था? रशिया का इन्वेजन यूक्रेन पे हुआ, इंडिया का जो रुख है सेम वैसे ही रुख इस दौर पे भी रहा था। इंडिया ने प्राइवेटली तो अपना डिस्प्लेजर एक्सप्रेस करा यूएसएसआर से, लेकिन पब्लिकली उसको कंडेम नहीं करता। और 1989 में हमने देखा था कि पुल बैक हुआ था, यूएसएसआर ने यहाँ से अपने फौजियों को वापस बुला लिया था। तो ये सब है कि कैसे इंडिया और यूएसएसआर के जो रिलेशनशिप है, किस प्रकार उनकी दोस्ती गाढ़ी होती गई, कैसे दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे कदम उठाए उन्होंने समय समय पे कि वो दोनों एक दूसरे के मोस्ट डिपेंडेबल फ्रेंड आगे चल के कहलाए।